अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इमरजेंसी होते क्या है, इनका प्रोविज़न क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी तरह की इमरजेंसीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसको हम पढ़ लेंगे। प्रोविजंस क्या है, रूल्स क्या है, इसके लिए कौन कौन से अमेंडमेंट्स इस रिलेटेड हो गए। तो जो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको हम आज अच्छे से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों पहले हम देख लेंगे ये इमरजेंसी होती क्या है। देखिए, अगर हम इमरजेंसी की एक लिटरल डेफिनेशन देख लेंगे तो डेफिनेशन है इमरजेंसी की। इमरजेंसी हम सिंपली कहेंगे ये एक सीरियस या डेंजरस या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जब अराइज होती है, और उसके लिए जब हम कोई जो उसके लिए रिक्वायर्ड या इमीडिएट एक्शन हम उठाते हैं उसको हम कहते हैं इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड डेंजरस सिचुएशन अराइज होगी और उसको डील करने के लिए जो हम कदम उठाते हैं, जो एक्शंस उठाते हैं, उनको हम कहेंगे प्रोविजनस। तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी जब कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होगी तो उन सिचुएशंस को डील करने के लिए, उन इमरजेंसीज को डील करने के लिए जो प्रोविजनस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उनको हम कहेंगे इमरजेंसी प्रोविजनस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे एक इशू है कि कौन कौन सी इमरजेंसीज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अराइज हो सकती है। देखिए, अगर हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, हमारे पास क्या है, वी हैव स्टेटस, क्लियर, वी हैव यूटीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज़। और हमने जब आर्टिकल फर्स्ट पढ़ा था, जो मैंने लास्ट वाला लेक्चर लिया था पहले, तो उसमें मैंने क्या कहा था, आर्टिकल फर्स्ट क्या हमें रिमाइंडर देता है, उसका क्या सब्जेक्ट मैटर है। मैंने कहा था कि आर्टिकल फर्स्ट हमें ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब आर्टिकल फर्स्ट एक तो हमें नेम ऑफ द कंट्री बताता है दैट इज़ भारत, और यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है। मतलब आर्टिकल फर्स्ट हमें बताता है कि इंडिया जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और यूनियन क्या होता है, यानी यूनिटरी क्या होती है, जहाँ पे एक कंट्री जो गवर्न होती है वो एक सिंगल एंटाइटी से होती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट सुप्रीम पावर होता है पूरी कंट्री को गवर्न करने के लिए। क्लियर? लेकिन फिर मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया था, और वहाँ पे मैंने क्या कहा था कि वी हैव बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल फीचर्स। और फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, फेडरल फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? फेडरल फीचर्स है ये कि हमें यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स है, हमें यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, हमें यहाँ पे बाईकैमरलिज्म है, ठीक, पार्लियामेंट में यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, हमें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमें यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स है, जैसे स्टेट लिस्ट पे स्टेट्स लॉ बना सकती है, सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल यूनियन लॉ बना सकती है, और हमारे पास कंकरेंट लिस्ट है जहाँ पे दोनों लॉ बना सकते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स किया है ये फेडरल फीचर है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। और ये क्यों हमने रखा है, ये हमने इसीलिए रखा है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, वी हैव अ डिफरेंट डाइवर्सिटीज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रेस, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट रिलीजन्स। तो इन सार ये जो इंडिया की इतनी बड़ी इतना बड़ा एरिया है, इतने सारे कल्चर्स है, फ्राम नॉर्थ टू साउथ, फ्राम ईस्ट टू वेस्ट, ताकि इन ए बेटर वे गवर्न हो जाए, इसलिए हमारे पास फेडरल फीचर्स भी है। इसलिए हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट से जहाँ पे सीएम होते हैं, जहाँ पे गवर्नर होता है। क्लियर? इसलिए जब हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि इंडिया जो है, यहाँ इंडिया इज़ अ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बयास। मतलब यहाँ पे कुछ फेडरल फीचर्स भी है और यूनिटरी फीचर्स भी है जो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को यूनिक बनाती है। क्लियर यहाँ तक? तो अब जब इंडिया में कभी इमरजेंसी की कोई सिचुएशन अराइज होगी, उन इमरजेंसीज के साथ डील करने के लिए, चाहे वो स्टेट्स में हो चाहे वो पूरी कंट्री में हो, ठीक, तो उन इमरजेंसीज के साथ डील करने के लिए हमारे पास प्रोविजनस है, और जिनको हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजनस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब इन इमरजेंसी प्रोविजनस की क्या ज़रूरत पड़ी, तो ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक, देखिए,
जब तक ना आपको इस इमरजेंसी प्रोविजंस का एक बेसिक एसेंस समझ आएगा, उसके बाद फैक्ट्स है इसमें, ठीक, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैक्ट्स ही है। जो इसमें कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी, जहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है, वो मैं समझाऊंगा, और फैक्ट्स आपको रटने हैं, जो इन नोट्स में मेंशन ऑलरेडी मैंने किए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो अब रैशनैलिटी क्या है बिहाइंड दीज इमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब इन इमरजेंसी प्रोविजंस को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। क्लियर, देखिए रैशनैलिटी हम देखेंगे। एक रैशनैलिटी ये है कि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो सॉवरेंटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, या सिक्योरिटी है इंडिया की, या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो सेफ रहना चाहिए, ठीक। क्योंकि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई, चाहे वार होगा या कोई और एक्सटर्नल थ्रेट लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उस टाइम इमरजेंसी लगाई जाती है, ताकि इंडिया की सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी जो यहाँ की है, या हमारा जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिक्योर हो जाए, ये बच सके, ये प्रोटेक्ट हो जाए। क्लियर। और इस इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, इस इमरजेंसी के दौरान एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये मोस्ट पावरफुल हो जाती है। क्लियर। इसके पास मैग सारे पावर्स आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है, ठीक। यहाँ तक अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे, फॉर इंस्टेंस किसी फैमिली में 10 बंदे हैं, एक जॉइंट फैमिली है, वहाँ पे 10 फैमिली मेम्बर्स है, और इन 10 फैमिली मेम्बर्स को जो हेड ऑफ द फैमिली है उसने डिफरेंट जो काम है इनको अजाइन किए हैं कि आप ये काम करो। फैमिली मेम्बर ए को ये कहा, फैमिली मेम्बर बी को ये कहा, सी डी ई एफ, इनको डिफरेंट सेग्रीगेट किया है काम को, कि डिफरेंट जो भी ये फैमिली मेम्बर्स इनको अलग अलग काम दिया है, ठीक। लेकिन जब फैमिली में कभी सॉरी अनफॉर्सीन या एक इमरजेंसी क्रिएट हो गई, कोई बीमार पड़ा या कोई और सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक, तो उस टाइम पे जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो सारा पावर जो है, पूरी कमांड अपने हाथ में लेता है, ताकि इस इमरजेंसी के साथ वो अच्छे से डील कर पाए। क्लियर। इसी तरीके से जो इंडिया है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कम्प्लीटली अपने हाथ में पावर लेती है जब इमरजेंसी लागू होती है। और ग्राउंड्स क्या है इमरजेंसी के, वो हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन सी इमरजेंसी है, कैसे पावर्स आते हैं, वो हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक। तो हम कहेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है becomes all powerful and the state go into the total control of the central government, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फेडरल फीचर्स है, जैसे डिवीजन ऑफ पावर्स है, सीएम है हमारे पास, यानी हमारे पास सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। मतलब कि उस टाइम सुप्रीम पावर आ जाता है, किसके हाथ में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। वही तो यूनिटरी है ना, क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम किसको कहते हैं, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेट सुप्रीम हो। तो जब इमरजेंसी इंडिया में होती है तो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेट बन जाती है, अल्टीमेट कंट्रोल इसके पास आ जाता है, ताकि इस इमरजेंसी के साथ ये अच्छे से डील करे और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करे, ताकि यहाँ की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेंटी जो है इंडिया की, वो थ्रेट में ना आ जाए, वो प्रोटेक्ट हो जाए, वो सेफ गार्ड हो जाए उस चीज़ का। क्लियर। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर हम अमेरिका यूएसए में जो फेडरलिज्म है वो टाइट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है, कोई भी सिचुएशन अगर हो वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक, वो यूनिटरी नहीं हो सकती। और इसी तरह अगर हम बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे जहाँ पे फेडरलिज्म है वो टाइट फेडरलिज्म है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कभी एक्सट्रीम पावर नहीं आएगा। मगर अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हम बोथ यूनिटरी है एज वेल एज फेडरल है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। मतलब नॉर्मल टाइम में जो हमारा फ्रेमवर्क है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, वो एक फेडरल रहता है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, वो अपनी टेरिटरी में अपने ज्यूरिडिक्शन में काम करते हैं, सीएमएस अपने स्टेट लिस्ट्स पे लॉ बनाते हैं। लेकिन जब अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस अराइज हो, जहाँ पे यूनिटरी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेट में हो, उस टाइम पे इमरजेंसी आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर आ जाता है
और ये कन्वर्ट हो जाती है इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम या नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। क्लियर? तो ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने कि अमेरिका आर प्लेस्ड इन अ टाइट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस इट कैन नॉट बी चेंज्ड इट्स फॉर्म शेप, it can never be unitary. On the other hand, the Constitution of India can both be unitary as well as federal according to the requirements of the time and circumstances. In normal times, it is framed to work as federal. Normal times हमारा federal होता है जो मैंने अभी कहा. But in times of emergency, it is designed as to make it work as thought it was a unitary system. Clear यहाँ तक? चलिए. अब है हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस कौन कौन से हैं हमारे पास, कि कौन कौन सी इमरजेंसी यहाँ पे लग सकती है. देखिए, अगर हम बात करेंगे पहले, क्योंकि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट वर्ड्स देखे, तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये पार्ट 28 में आते हैं. ये फैक्ट है, याद रखना ये. क्लियर? और क्योंकि इसमें समझाने की कोई बात है ही नहीं, ठीक, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स है, ठीक, और सॉरी हाँ 25 पार्ट्स है, ठीक. तो पार्ट 18 में जो है वो कौन है? दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 18 है, ठीक, इट्स नॉट 28, सॉरी, इट्स पार्ट 18, क्योंकि 25 पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया है 25 पार्ट्स में, 12 शेड्यूल्स में, जो मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से कि किस शेड्यूल में क्या क्या आता है. उसमें मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक. तो यहाँ पे जो पार्ट्स है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 25, और पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजन. और किस आर्टिकल से लेकर कहाँ तक है? आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक. क्लियर? ये फैक्ट आप याद रखना. फर्स्ट जो यहाँ पे इमरजेंसी लग सकती है, एक जहाँ पे हम इमरजेंसी प्रोविजंस है, एक है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में आती है. उसके बाद है प्रेसिडेंट रूल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, ठीक, मतलब किसी स्टेट में अगर कोई स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती है, वहाँ पे फिर प्रेसिडेंट रूल आता है. क्लियर? दैट इज अंडर आर्टिकल 356. यहाँ तक क्लियर? उसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब जब इंडिया को लगेगा कि इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़्यादा डाउन होती है, जिससे पूरी कंट्री को खतरा है, तो उस टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकती है. यहाँ तक क्लियर? और यहाँ पे मैंने आर्टिकल 365 भी मेंशन किया है. हालांकि इमरजेंसीज हमारे पास 352 से लेकर 360 तक है, लेकिन 365 आर्टिकल क्या हमें कहता है कि प्रेसिडेंट रूल कब होगा? कि जब स्टेट फेल करेगा, जो भी डायरेक्शंस होंगी यूनियन गवर्नमेंट की, जब वो उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेगा, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है. ठीक, ये हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें प्रेसिडेंट रूल भी अलग से पढ़ना है, नेशनल इमरजेंसी भी, ये हमें डिटेल से पढ़ना है. ठीक, अब है बात नेशनल इमरजेंसी की. पहले हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे, इसके ग्राउंड्स देखेंगे, किन ग्राउंड्स पे ये लागू हो सकती है, फिर प्रेसिडेंट रूल के ग्राउंड्स देखेंगे, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी के ग्राउंड्स देखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे नेशनल इमरजेंसी पे. फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक काम करेंगे, फिर हम देखेंगे प्रेसिडेंट रूल नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या होते हैं, फिर प्रेसिडेंट रूल के इफेक्ट्स क्या होते हैं, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या होते हैं. क्योंकि मैं चाहता हूँ कंपायर्डली इन ए कंपाइल वे में आपको ये तीनों इमरजेंसी याद रहे, क्योंकि ये इमरजेंसी प्रोविजन जो है यहाँ से क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं. ठीक, क्योंकि इस चैप्टर के साथ हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये हम छोड़ नहीं सकते. ठीक, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है. और दूसरी बात, जब मैं MCQs कराऊंगा नेशनल इमरजेंसी पे, जो रेस्ट ऑफ द MCQs है वो ऑलरेडी SSS की ऐप पे, वहाँ पे टेस्ट्स अपलोड होते हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे बल्क में MCQs हैं, उनको कीजिए, और वहाँ पे आपको अपना रिजल्ट भी शो हो जाएगा कि आपको किन किन जगहों पे वर्कआउट ज़्यादा करना है, कहाँ पे कमज़ोरी है. ठीक, बट यहाँ पे भी हम MCQs कर लेंगे. चलिए, अब हम पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी. ठीक, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल याद रखना. आप जब भी मैं कहूँगा 352, तो आपके जहन में ये चीज़ आना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इमरजेंसी की.
इसी तरह जब मैं आर्टिकल 356 की बात करूं तो आप ये याद रखना कि मैं बात कर रहा हूं, हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल पे। इसी तरीके जब मैं 360 की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ठीक, तो आर्टिकल 352 की हम बात करेंगे, मतलब नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं ग्राउंड्स क्या है, किन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 किन ग्राउंड्स पे एप्लीकेबल है, किन ग्राउंड्स पे हम यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। ठीक, देखिए द प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है इसको, ये बात याद रखना। नेशनल इमरजेंसी यानी 352 मैंने पहले ही कहा डील किसके साथ करता है, नेशनल इमरजेंसी के साथ। मैं यहाँ पे भी यहाँ इस हेडिंग पे नेशनल इमरजेंसी भी लिख सकता था, बट मैंने आर्टिकल यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि आपका जो ब्रेन है ये ट्रेन इस चीज़ से हो जाए, चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए। 352 जब मैंने कहा तो आपके जहन में नेशनल इमरजेंसी आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो नेशनल इमरजेंसी को कौन डिक्लेयर कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये नेशनल इमरजेंसी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता कि इसको कभी लगा कि मुझे नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो लगा ही नेशनल इमरजेंसी, नहीं। इसके लिए इसको रिटर्न रिकमेंडेशन कैबिनेट से चाहिए। और कैबिनेट क्या होता है जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो फॉर्म करते हैं कैबिनेट। ठीक, तो कैबिनेट से इसको एक रिटर्न रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। ये खुद ही इस इमरजेंसी को लागू नहीं कर सकता, प्रोक्लेम नहीं कर सकता। ठीक, यहाँ तक। और प्रेसिडेंट जो है, जब भी प्रेसिडेंट को ये लगेगा कि इंडिया की सिक्योरिटी जो है या इंडिया का कोई पार्ट, या हम कहेंगे सॉरी, यहाँ होल इंडिया, आप समझने पे ध्यान दे दो, ठीक है ना। जो मैं कहूँगा ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ये नोट्स जब आपको मिलेंगे उस टाइम फिर मज़ा आ जाएगा इनको पढ़ने में, और फिर एक ही रिविजन से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये तो नोट्स आपको मिलने ही मिलने हैं, इसलिए पहले आप लेक्चर पे ध्यान दे दो। देखिए मैंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 है। क्लियर? और प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर कर सकता है, और मैंने ये भी कहा प्रेसिडेंट खुद इसको डिक्लेयर कर सकता है, बट ये तब लागू हो सकती है जब इसको रिटर्न रिकमेंडेशन हो, किसकी? कैबिनेट की। क्लियर? और यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट ये कहा कि प्रेसिडेंट कब लगा सकता है नेशनल इमरजेंसी, जो अंडर आर्टिकल 352 आती है। प्रेसिडेंट को जब लगेगा कि इंडिया, चाहे होल इंडिया या इंडिया का कोई एरिया थ्रेट में है। ठीक, चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ठीक, या आर्मर्ड रेबिलियन। कीप इट इन योर माइंड, दो चीज़ें मैंने बोली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटनड बाय वार, चाहे वार हो या एक्सटर्नल एग्रेशन जिसको हम कहते हैं, और आर्मर्ड रेबिलियन। तीन कंडीशन है यहाँ पे। एक है एक्सटर्नल एग्रेशन, कि इंडिया को कभी लगेगा कि कोई बाहर की कंट्री एग्रेशन करना चाहती है इंडिया पे, अटैक करना चाहती है इंडिया पे, चाहे वो कोई और कंट्री हो, यानी स्टेट एक्टर्स हो जो एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है किसी और कंट्री की, या नॉन स्टेट एक्टर्स हो, मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है, जो फॉरेनर्स है बट वो नॉन स्टेट एक्टर्स है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई कंट्री नहीं है, किसी कंट्री की कोई ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है, किसी कंट्री के कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स है। क्लियर? या स्टेट एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स, या वार की कंडीशन हो। क्लियर? एक एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरा वार की सिचुएशन हो, या आर्मर्ड रेबिलियन हो। आर्मर्ड रेबिलियन क्या होता है कि कंट्री में कभी लगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि इंडिया की इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई, जिसको हम ये भी कह सकते हैं। ठीक, कि इंडिया में क्या हुआ कि यहाँ में आर्मर्ड रेबिलियन हो गया। क्लियर? तीन, एक्सटर्नल एग्रेशन, वार एंड आर्मर्ड रेबिलियन। आर्मर्ड रेबिलियन मतलब विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया, हमारे इंटरनल मैटर्स में, हमारे इंटरनल टेरिटरी ऑफ इंडिया में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि इमरजेंसी लगानी पड़ी, यानी आर्मर्ड रेबिलियन हो गया। दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, मैंने कहा नॉन स्टेट एक्टर्स या स्टेट एक्टर्स, और मैंने वार कहा कि किसी कंट्री ने चाहा कि हम यहाँ पे वार करेंगे। तो जब प्रेसिडेंट को ये चीज़ें लगा इन तीन कंडीशंस पे, प्रेसिडेंट क्या करेगा? डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी। और किस आर्टिकल के तहत? अंडर आर्टिकल 352।
क्लियर यहाँ तक? यानी इंडिया को लगा कि उसको प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि यहाँ पे इमिनेंट डेंजर है इंडिया को, इंडिया की सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी को। क्लियर? और जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है वार पे, मतलब या एक्सटर्नल एग्रेशन पे, मतलब किसी बाहर की कंट्री या कोई स्टेट एक्टर यानी कोई गवर्नमेंट, बाहर की आर्मी, बाहर की कंट्री की आर्मी ने इंडिया पे अटैक किया या करने वाली है, दोनों सिचुएशन में। ये नहीं कि अटैक हुआ तो फिर इमरजेंसी होगी, नहीं, प्रेसिडेंट को लगा कि अटैक होने वाला है या अटैक हुआ है, बाहर कोई फॉरेन आर्मी या कोई फॉरेन कंट्री अटैक करती है इंडिया पे या करने वाली है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, जो अंडर आर्टिकल 352 आती है। क्लियर? जब कोई फॉरेन कंट्री या स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर इंडिया पे अटैक करना चाहती है या अटैक किया है, जब इस कंडीशन पे इमरजेंसी लगाई जाएगी अंडर आर्टिकल 352, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। और अगर अब ऑन द अदर हैंड कि इंडिया की इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ ऐसी हो गई, यहाँ पे कुछ आर्मड रिबिलियन हो गए, ठीक, उस वजह से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है इंडिया की इंटरनल मैटर से, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी। ये दो इमरजेंसीज है, इंटरनल इमरजेंसी एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी ऑन वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड इंटरनल इमरजेंसी ऑन आर्मड रिबिलियन। ये दो इमरजेंसी जो है ये अंडर आर्टिकल 352 आती है। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे प्रेसिडेंट जब प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी करेगा, ठीक, अब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम की नेशनल इमरजेंसी, मैंने ग्राउंड्स बताई, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल आर्मड रिबिलियन के बेस पे, एक्सटर्नल वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे। क्लियर? अंडर आर्टिकल 352 विच इज नोन एज नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है। बट President can proclaim national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. इसको कैबिनेट से रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट को, तब ये प्रोक्लेम कर सकता है क्या, नेशनल इमरजेंसी। ठीक, तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये पॉइंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस, जब भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा कि जो अप्रूव करेगा प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, मैंने कहा कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद कैसे करेगा, जब वो रिटर्न रिकमेंडेशन उसको आएगी, कहाँ से, कैबिनेट से आएगी, ठीक, यानी पार्लियामेंट से आएगी। क्लियर? जो अप्रूव करती है क्या, नहीं आप इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दो, प्रेसिडेंट को कहती है हमने आपको रिटर्न रिकमेंडेशन दे दी, अब आप ये अप्रूव करो। लेकिन ये रिटर्न रिकमेंडेशन कैसी होनी चाहिए, ये जो रेजोल्यूशन अप्रूव करती है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है जो प्रेसिडेंट को दिया गया और प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया, ये रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए जो पार्लियामेंट से आया, ये होना चाहिए कि पार्लियामेंट इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना चाहिए। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी होती है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। आई नो ये ड्राई है और मुझे लगा ये आपको ये समझ नहीं आया, ये स्पेशल मेजॉरिटी का जो मैंने कंसेप्ट आपको इतना आया समझ कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है, कैसे कर सकता है, जब पार्लियामेंट यानी कैबिनेट उसको एक रिटर्न रिकमेंडेशन देगी और वो जो रेजोल्यूशन आएगा पार्लियामेंट से जो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और स्पेशल मेजॉरिटी के लिए जो मैंने सब्जेक्ट मैटर कहा, मुझे पता है ये आपको ड्राई लगा और इस पे हम बात करेंगे पहले कि ये स्पेशल मेजॉरिटी होती क्या है। ठीक, चलिए पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद हम फैक्ट्स भी अच्छे से रट लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स मैंने बताए, वो मेंशन है इन नोट्स में भी। उसके बाद मैंने कहा कौन करेगा 352 आर्टिकल है ना, तो कौन करेगा प्रोक्लेम, प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट कैसे करेगा, जब उसको कैबिनेट या पार्लियामेंट से एक रिटर्न अप्रूवल आएगा, नहीं जी प्रेसिडेंट साहब आप इसको कर लो प्रोक्लेम। लेकिन वो रिटर्न रेजोल्यूशन जो आएगा जो प्रोक्लेम करेगा इमरजेंसी, ठीक, या कंटिन्यूस, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि इमरजेंसी का टाइम पीरियड क्या है वो हम वहाँ पे समझेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पे ये समझो कि जब प्रेसिडेंट को एक रिटर्न रिकमेंडेशन मिलेगी पार्लियामेंट की तरफ से, आप इसको प्रोक्लेम करो, लेकिन वो रेजोल्यूशन जो प्रोक्लेम करती है इमरजेंसी,
दैट शुड बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। जो प्रेसिडेंट के पास ये रिकमेंडेशन आई, इट शुड बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे पास दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा और होता है राज्यसभा। क्लियर? ये रेजोल्यूशन जो आया है ये स्पेशल मेजॉरिटी इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास होना चाहिए एक स्पेशल मेजॉरिटी से। अब कंसेप्ट है यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी का, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो स्पेशल मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी का कंसेप्ट है ये पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। जब हम प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ये वहाँ पे भी आएगा, जो आर्टिकल 368 में मेंशन है, कोई और प्रोविज़न हम पढ़ेंगे, ये स्पेशल मेजॉरिटी वहाँ पे भी आएगा, इसलिए हम यहाँ पे ही इसको कवर करेंगे। देखिए स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है पार्लियामेंट की। मेजॉरिटी की बात अगर हम करेंगे, मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50%। अगर हम कहेंगे ये 100 बंदे हैं, इन 100 बंदों की मेजॉरिटी क्या है? दैट इज़ 50 + 1, वो 51% इसकी मेजॉरिटी है। ठीक, तो मेजॉरिटी क्या होती है? दैट इज़ 50 + 1। 100 बंदों की मेजॉरिटी होती है 51। क्लियर? इसी तरह 200 बंदों की मेजॉरिटी होती है 101। इसी तरह 500 बंदों की मेजॉरिटी होती है 251। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट, जब भी पार्लियामेंट में कोई बिल पास होती है, कोई रेजोल्यूशन पास होता है, उसके लिए डिफरेंट एक प्रोसीजर होता है। एक प्रोसीजर ये होता है कि कुछ चीज़ें हम स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे है स्पेशल मेजॉरिटी कि ये इमरजेंसी जो है ये नेशनल इमरजेंसी अप्रूव होनी चाहिए पार्लियामेंट में इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या भला है? यहाँ पे तो मेंशन है, चलिए आप नोट्स पे पढ़ लोगे, रट्टा मार लोगे कि स्पेशल मेजॉरिटी होती है दैट इज़ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। बट ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि हम इसको अच्छे से समझेंगे तब आपको याद रहेगा। देखिए फॉर एग्जांपल, स्पेशल मेजॉरिटी से हमने समझा कि ये प्रोक्लेमेशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना चाहिए। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? देखिए लोकसभा में है 543 सीट्स मेंबर्स, है कि नहीं? एमपीज़ है ना 540। अब आप कहोगे अरे सर 545 है, लेकिन 545 मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन कमेटी के थे उनके रिजर्वेशन ख़त्म हो गई। तो कितने बचे हमारे पास? क्योंकि वो एक अलग अमेंडमेंट है उसके लिए, तो हमारे पास बचा 543 मेंबर्स। ठीक, क्योंकि दो हमारे पास 545 थे, लेकिन 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन कमेटी के थे उनके रिजर्वेशन एंड हो गई, तो बचे हमारे पास 543 एमपीज़ हमारे पास होते हैं लोकसभा में। क्लियर है यहाँ तक? याद रखो कितने एमपीज़ हैं? 543 एमपीज़ है। ठीक, ठीक यहाँ तक। इसका मतलब अब अगर हम मेजॉरिटी की बात करेंगे, इस 543 की मेजॉरिटी क्या है? मैंने आपको पहले ही कहा, अगर 100 की मेजॉरिटी होगी तो कितनी होगी? 51। 200 की 101, मतलब 50% + 1। अब इस 553 मेंबर्स की मेजॉरिटी क्या होगी? दैट इज़ 51। 50% + 1 वो अप्रॉक्सीमेट बनती है हमारी 50% + 1 कितना हमारा बनता है? 272। यही है ना? क्योंकि हाँ यही बनता है अप्रॉक्सीमेटली। तो 553 की मेजॉरिटी अगर हम देखेंगे, जैसे हम अगर 100 की मेजॉरिटी देखेंगे दैट इज़ 51, 200 की 101, तो 553 की मेजॉरिटी बनती है 272 एमपीज़, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि स्पेशल मेजॉरिटी किसको कहते हैं, ये याद आपने रखा। बस अब हम नीचे चलते हैं। देखिए स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे मेंशन है कि a majority of total membership of that house, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप कितनी है? 543। इसकी मेजॉरिटी कितनी है? 272। एक कंडीशन ये हुई पूरी। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप कितनी है लोकसभा की? 543। मेजॉरिटी क्या बनेगी इसकी? 272। क्लियर? एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब 2/3 मेजॉरिटी हमें किसकी लेनी है, देखनी है।
दो कंडीशंस, एक तो हमने ये मेजॉरिटी देख ली, 2/3 हमें किसकी लेनी है, उन मेंबर्स की जो वहाँ पे लोकसभा में प्रेजेंट है जिन्होंने इस बिल को पास किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ कि इन 543 मेंबर्स में से सिर्फ 300 ही पार्लियामेंट में आए एमपीज, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कुछ घर में बैठे हैं, तो 300 मेंबर्स आए कहाँ, पार्लियामेंट में। ठीक, तो इन 300 की 2/3 क्या होगी, क्योंकि ये प्रेजेंट है ना, यहाँ पे लिखा है मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट कितने हैं, 2/3 है, क्लियर। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट है यहाँ, सॉरी प्रेजेंट कितना है यहाँ पे 300, 543 में से 300 आए, तो यहाँ पे बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स है वो घर पे बैठे हैं, जो बाकी एमपी से कोरोना चल रहा है उन लोगों ने कहा कि हम पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, तो 300 मेंबर्स आए एमपी। अब इन 300 की 2/3 क्या बनेगी, क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग जो प्रेजेंट है अब हमें उनकी 2/3 देखनी है, इनका 2/3 बन जाएगा मेरे लिहाज से 200, क्योंकि 300 का होता है 200 2/3, है कि नहीं, क्लियर यहाँ तक। चलिए मैं ये अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ अच्छे से। मैंने कहा 543 एमपीज़ है लोकसभा में, इनकी मेजॉरिटी बनती है हमें दैट इज़ 272। अब मैंने कहा कि दूसरी कंडीशन है कि 300 ही मेंबर्स आए, ठीक, 300 मेंबर्स आए, बाकी घर में बैठे हैं, बस 300 एमपीज़ आए पार्लियामेंट में। अब इन 300 एमपीज़ का 2/3 क्या बनेगा, क्योंकि अब हमें इनका 2/3 इसलिए देखना है क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग जो प्रेजेंट है, अब इनकी 2/3 देख लो, इनका 2/3 बन जाएगा 200 ये ना एमपीज़, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि वोटिंग हो गई किसी बिल पे या रेजोल्यूशन पे, ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ कि इन 300 में से फॉर इंस्टेंस दैट इज 250 ने 2/3 ही 300 का, ये इन 300 में से सिर्फ 250 ने कि इस बिल के फेवर किया, नहीं ये चीज़ होना चाहिए, मतलब इस बिल को अप्रूव किया और फेवर किया और साइन किया, ठीक। अब देख लीजिए क्या ये 2/3 बनता है इन 300 में से जिन लोगों ने, जिन एमपीज ने आउट ऑफ दीज 300 जो प्रेजेंट थे, इनका 2/3 बनता है जिन लोगों ने इस बिल को फेवर किया है, एग्जैक्टली बनता है, क्योंकि 300 का 2/3 होता है 200, लेकिन यहाँ पे इस बिल को अप्रूव किया 200 ने, इस रेजोल्यूशन को अप्रूव किया, सॉरी 250 एमपीज ने, 300 का 2/3 हमें 200 बनता है। ये 300 क्या थे, ये प्रेजेंट थे जिन लोगों ने, जिन लोगों को वोटिंग करनी थी किस पे, इस बिल पे या इस रेजोल्यूशन पे, तो 300 प्रेजेंट थे, बाकी घर पे बैठे थे, इसका 2/3 हमें 200 बनता है। लेकिन वोटिंग इस बिल के फेवर में कितने एमपीज ने की, 250 एमपीज ने की। क्या ये इसका 2/3 बनता है, एग्जैक्टली बनता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि 2/3 हमारा 200 बनता था, लेकिन इसने 250 क्रॉस किया, तो 2/3 हमारा निकला, 300 का 2/3 था 200, लेकिन 250 मेंबर्स ने फेवर किया, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, ठीक। यहाँ पे 2/3 से ज़्यादा एमपीज ने इस बिल को, इस रेजोल्यूशन को अप्रूव किया, लेकिन क्या ये 2/3 जो 250 बनता मार्क है, क्या ये इस मेजॉरिटी जो टोटल मेजॉरिटी है इसके, इसको क्रॉस करता है, नहीं करता है, मत करता है, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी फेल हो गई। अब अगर ये जो 300 बंदे एमपीज यहाँ पे प्रेजेंट थे, बाकी घर में बैठे थे कोरोना की वजह से, अब अगर यहाँ पे फॉरेनर्स 273 या इससे ज़्यादा या 272 से ज़्यादा मेंबर्स ने फेवर किया था इस बिल को, तो एक तो ये 273 जिसने फेवर किया था इस बिल को, एक तो ये 200 का मार्क भी क्रॉस करता, मतलब 2/3 मार्क भी क्रॉस कर पाता, जो 300 का मार्क था 2/3 दैट इज 200, एक तो ये 273 वो भी मार्क क्रॉस कर पाता, और दूसरा जो स्पेशल एब्स टोटल मेजॉरिटी थी इस हाउस की 272 वो भी क्रॉस कर पाता, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी बन पाती, क्लियर। अब यहाँ पे दो केसेस है, मैंने इसलिए कहा कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, जो हमने अभी 272 लिया, ठीक, एक तो ये फिगर आनी चाहिए, एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ दैट मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग,
और ये जो मेंबर्स इस जो प्रेजेंट होंगे वहाँ पे, फॉर इंस्टेंस हमारे पास 300 ही प्रेजेंट थे, इनकी जो 2/3 आएगी, एक तो इनका इस 300 का 2/3 आना चाहिए, लेकिन ये 2/3 जो इसका फिगर आनी चाहिए वो इसको क्रॉस करनी चाहिए। यानी दो कंडीशंस, एक जो प्रेजेंट मेंबर्स है, एक तो उनका 2/3, सिर्फ टोटल मेंबरशिप आप जो हाउस की है उस हाउस की उसको क्रॉस करना चाहिए। क्लियर? ये चीज़ें यहाँ पे है, दो कंडीशंस है, एक टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस आनी चाहिए मेजॉरिटी, और जो 2/3 वहाँ पे जो वहाँ पे प्रेजेंट मेंबर्स है उनकी जो 2/3 जो मार्क हमारा बनता है उन मेंबर्स का वो पास होना चाहिए। ठीक, फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। मैंने कहा कि लोकसभा में फॉर इंस्टेंस अगर हमें स्पेशल मेजॉरिटी से कोई चीज़ पास करनी है, क्लियर? मैंने कहा स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, 50% + 1। ठीक, तो 543 टोटल मेंबर्स यहाँ पे, इनकी मेजॉरिटी क्या बनेगी, टोटल मेंबरशिप जो है यहाँ पे इनकी मेजॉरिटी बनेगी दैट इज़ 272। अब मैंने कहा इन 543 में से सिर्फ 300 ही प्रेजेंट है, आए हैं पार्लियामेंट में। अब इन्होंने किसी बिल को पास किया और सिर्फ हम कहेंगे 250 ने आउट ऑफ जो प्रेजेंट थे इनमें से सिर्फ 250 मेंबर्स ने बिल को अप्रूव किया, पास किया, साइन किया। ठीक, लेकिन क्या ये 250 300 के 2/3 मार्क को क्रॉस करता है? हाँ करता है, क्योंकि 300 का जो 2/3 बनता है वो 200 बनता है, लेकिन यहाँ पे तो 250 है। ये तो एक कंडीशन तो फुलफिल हमारी हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन ये जो 2/3 मार्क अब आया, क्या ये इसको क्रॉस करता है जो टोटल मेजॉरिटी है किसकी, इस हाउस की? नहीं करता है, क्योंकि ये 272 है, ये 250 ही है। क्लियर? अब अगर इन 300 में से फॉर इंस्टेंस 280 ने साइन किया होता, एक तो ये इस 300 के 2/3 मार्क को क्रॉस करता, दैट इज़ 200। उसके बाद ये जो टोटल मेजॉरिटी, ये जो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप थी इस हाउस की, दैट इज़ 272, ये उसको भी क्रॉस करता, तो ये बिल पास हो जाती। आप टेंशन नहीं लेना, जब मैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट पढ़ाऊँगा वहाँ पे हम इसको अलग से करेंगे। दूसरी होती है सिंपल मेजॉरिटी। दोस्तों, सिंपल मेजॉरिटी होती है कि पार्लियामेंट में लोकसभा में 543 मेंबर्स है, सिर्फ 200 मेंबर्स आए और इन 200 की मेजॉरिटी देखी जाएगी, वो है 101 ने अगर बिल को पास किया, बस वो बिल पास हो गई। इसको हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी में दो कंडीशंस देखी जाती है जो हमने अभी पढ़ी। क्लियर? तो इसी तरीके से मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पार्लियामेंट जो है, मैंने कहा कि जो भी ये रेजोल्यूशन आएगा फॉरेन से प्रोक्लेम, जिससे नेशनल इमरजेंसी करनी है, पार्लियामेंट को ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना है। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी होती है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ठीक, जो मैंने अभी कहा, और टोटल एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। इनमें से एक मिसिंग है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी नहीं मानी जाएगी। तो आपने क्या याद रखा? आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखो, क्योंकि ये जो मैंने डिटेल्स आपको बताई ना, 243, ये जो मैंने न्यूमेरिकल फिगर्स आपको दिए, ये वहाँ पे नहीं आते हैं, ये बात याद रखना। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक ही बार पढ़ो, क्योंकि जब हम 10 चीज़ें पढ़ते हैं ना, उसमें से 5 चीज़ें याद रहती है। अब 5 ही पढ़ेंगे तो 2 ही याद रहेंगे, 2 पढ़ेंगे तो 1 रहेगा याद, एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं याद रहेगा। ठीक, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप अच्छे से कोई चीज़ पढ़ो। एटलीस्ट अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, इतना तो याद रहेगा कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है, इनको अगर हमें पास करना है पार्लियामेंट, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं, ये सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होते हैं। क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे कुछ प्रोविजंस इम्पॉर्टेंट है। हाँ, देखिए 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ चेंजेस लाई थी। ठीक, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था नेशनल इमरजेंसी के रिलेटेड, इसने कुछ चेंजेस लाई थी और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो टर्म हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस पढ़ी, इसने उसको रिप्लेस किया था आर्मड रिबेलियन में, क्योंकि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हम कहते थे कि इमरजेंसी लगाई जाए, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन या वार पे लगाई जा सकती है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो इंटरनल मैटर्स में चीज़ें कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि इंडिया के इंटरनल मैटर्स में, इंडिया की खुद की जुरिडिक्शन में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई
कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने उस इंटरनल डिस्टर्बेंस के कंसेप्ट को आर्मड रिबेलियन में रिप्लेस किया, कन्वर्ट किया। क्लियर? अब उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं कहते हैं, आर्मड रिबेलियन कहते हैं। क्लियर? रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट इन राइटिंग, कैबिनेट से राइटिंग में जो भी रिकमेंडेशन आएगी, चाहे इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है या प्रोक्लेम करना है, वो रिटर्न में होना चाहिए। ठीक? और स्पेशल मेजॉरिटी तो मैंने आपको कहा वो तो है ही है। अप्रूव विद इन 1 मंथ थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। देखिए, अब प्रेसिडेंट को लगा कि इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है। अब पार्लियामेंट को कभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, अप्रूव करने में टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए 1 मंथ है। विद इन 1 मंथ नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट अप्रूव करना ही करना चाहिए। ठीक? क्योंकि तब जाके वो नेशनल इमरजेंसी स्टैंड रह सकती है। पीरियडिक अप्रूवल आफ्टर 6 मंथ्स फॉर कंटिन्यूस। देखिए, जब 6 महीने के बाद जब एक इमरजेंसी लगाई गई, 1 मंथ में पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूव भी आया, नहीं कर लो आप विद इन 1 मंथ, और उसके बाद जब 6 मंथ्स होंगे इस नेशनल इमरजेंसी को, फिर 6 महीनों के बाद फिर से इसको पार्लियामेंट को अप्रूव करना है। क्लियर? वो मैंने टेबल फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। रिवोकेशन थ्रू रिकमेंडेशन ऑफ लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी। जब भी इसको रिवोक करना होगा, मतलब इमरजेंसी अब लगा कि गवर्नमेंट को अब ये ज़रूरी नहीं है, हमारा मकसद पूरा हो गया, अब नॉर्मलाइज सिचुएशन हुई, तो उस टाइम जो लोकसभा इसको रिवोक करेगी, एक सिंपल मेजॉरिटी से करेगी, जो मैंने आपको अभी कहा। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50%। क्लियर? जो मेंबर्स की कंसेंट हो। राइट अंडर आर्टिकल 19 कैन ओनली बी सस्पेंडेड इफ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन वॉर। देखिए, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, 6 फ्रीडम्स है, ये तब सस्पेंड हो सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी वार के बिना पे, एक्सटर्नल एग्रेशन पे। हमने क्या देखा? नेशनल इमरजेंसी 2 कंडीशंस पे लगाई जा सकती है। एक हो गया आर्मड रेबिलियन, जिसको पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस कहते थे, और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने उसको आर्मड रेबिलियन में कन्वर्ट किया। वो हो गई इंडिया की किसी इंटरनल मैटर्स में कंडीशन ख़राब हुई। दूसरा हमने देखा कि वार अगर होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई फॉर इंस्टेंस इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, आर्मड रेबिलियन की वजह से, उस टाइम ये जो आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो सस्पेंड नहीं होते। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है ऑन द बेस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, उस टाइम ये आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम्स है, ये सस्पेंड होते हैं। क्लियर? आप इनको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उसके बाद है ये जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 20 और 21। ठीक? आर्टिकल 20 एंड 21, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इन आर्टिकल्स में ये सस्पेंड नहीं होते हैं, इनकी सस्पेंशन नहीं होती है, चाहे नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगाई जाए, या इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्मर रेबिलियन पे लगाई जाए। ठीक? या आर्मर रेबिलियन पे लगाई जाए, ये कभी सस्पेंड होते ही नहीं है। ये बात याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सस्पेंड नहीं होते। सिर्फ आर्टिकल 19 तब होता है जब इमरजेंसी लगाई जाएगी ऑन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्टिकल 358 क्या कहता है कि ओनली फॉर आर्टिकल 19 के रिलेटेड है, कि वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वार। आर्टिकल 358 ये कि जो मैंने आपको अभी कहा कि आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम्स है, दे आर सस्पेंडेड व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वार और ऑन द कंडीशंस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्मड रेबिलियन के बेस पे नहीं। ठीक? बस इसमें इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको आगे MCQs कराऊंगा, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक नेशनल इमरजेंसी अगर हम देखेंगे तो 1962, 1971, 1975 में 3 बार लगाई गई है। ठीक? और शाह कमीशन बिठाया गया था जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक? तो उसकी हिस्ट्री में हम नहीं जाते हैं, इंदिरा एरा के टाइम पे, इंदिरा गांधी जब थी, तो उस हिस्ट्री में हम नहीं जाते। आप सिर्फ इतना याद रखो, जो 1975 में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम लगाई गई थी, एक कमीशन बिठाया गया जो इन्वेस्टिगेट करेगा क्या ये इमरजेंसी किन बेसिस पे लगाई गई थी, तो वो शाह कमीशन था। अभी तक 3 बार लगाई गई है नेशनल इमरजेंसी, 1962 में, 1971 में और 1975 में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखिए,
सॉरी। देखिए, नेशनल इमरजेंसी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे है, ये है नेशनल इमरजेंसी, पार्लियामेंट अप्रूवल 1 मंथ, और ये कब तक एक्सटेंड हो सकती है, मतलब कितनी देर तक, एक बार जब विद इन 1 मंथ, मैंने अभी कहा कि पार्लियामेंट को इसको अप्रूव करना चाहिए, लोकसभा को, ठीक, अप्रूव किया स्पेशल मेजॉरिटी से, उसके बाद इनडिफिनाइट पीरियड तक चल सकती है, लेकिन विद इन एवरी 6 मंथ इसको फिर से अप्रूव करना है। क्लियर। और मेजॉरिटी क्या ज़रूरत है यहाँ पे, जो इसको अप्रूव करेगी, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक। और रिवोक कब होगी, जब इसको ख़त्म करना होगा, मतलब अब लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, अब इस नेशनल इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट इसको करेगा रिवोक, या लोकसभा एक सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है। क्लियर। ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे ना, जो मैंने आपको कहा, वो सारी चीज़ें आपको फिर रिकैप हो जाएंगी। 1 मंथ, हमने ये बात याद रखना, विद इन 1 मंथ पार्लियामेंट, ये लोकसभा को अप्रूव करना है, फिर इंडेफिनाइट पीरियड के लिए ये चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद इसको फिर से अप्रूव करना है, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, ठीक, कंटिन्यूस के लिए, ठीक। उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा कि सिचुएशन नॉर्मल है, फिर इसको रिवोक कर सकता है प्रेसिडेंट या लोकसभा एक सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक। इसी तरीके से है। फिर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट रूल भी मेंशन किया और नेशनल इमरजेंसी भी रखा है, लेकिन पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, इन इमरजेंसीज़ का, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर। और नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे, ठीक। पहले हम नेशनल इमरजेंसी के एमसीक्यूज़ करेंगे, फिर हम ये जो प्रेसिडेंट रूल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इनको पढ़ लेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, मज़े से रहो, टेक केयर।